स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? हम अपने चैप्टर पे कंटिन्यू कर रहे हैं आज केमिकल काइनेटिक्स। आपको याद होगा हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। इसमें थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, बट इतने भी नहीं है। मैं आपको समझा दूंगी, काफी आसान है, समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और मैं हूं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। और प्लीज जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आप लोग कौन कौन प्रेजेंट है, क्योंकि आज हम करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या हमारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स, वो है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A गिविंग P, the temperature T dependent rate constant was found to follow equation, that is this one, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो आपको पूछा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए एंड एक्टिवेशन एनर्जी ई है, जो है इनमें से कोई तो है। अब इनमें से कौन सा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा आपने इक्वेशन देखा हुआ तो आधी चीज तो आपको वही समझ आ गई होगी। इन केस नहीं आई है तो मैं आपको इक्वेशन बता देती हूँ और फिर आपको थोड़ा वक्त देती हूँ कि आप खुद से सॉल्व करें, और उसके बाद हम लोग फिर इसको मैं खुद आपको सॉल्व करके ये बता दूंगी, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन है जिससे ये रिलेटेड है, जहां पे आपको एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए भी मिलेगा और एक्टिवेशन एनर्जी ई भी मिलेगी, वो है के का, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के का which will be equal to a e into e raised to minus ea by rt, ये अपना इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन पे स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन पे आपका ये क्वेश्चन बेस्ड है। अब सोचिए कि आप यहाँ पे log k है, तो आप इस k को ऑब्वियस सी बात है log में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो आप पूरे साइड log लगाओगे, तो log k विल बी इक्वल टू log ऑफ कंप्लीट इक्वेशन ना, तो log ऑफ a माइनस माइनस e a अपॉन 2.303 आर टी। अब शायद ये आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि अगर इसी इक्वेशन को इस वाले के जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है, जो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, log k इज इक्वल टू माइनस 2001 अपॉन टी प्लस 6.0 और 6, ठीक है। इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन क्या कह रहा है। तो ये इक्वेशन देखिए आप रिलेट कर सकते हो, ये जो आपका ई ए अपॉन 2.303 आर टी है, ये आप देख सकते हो यहाँ आपके 2000 अपॉन टी से रिलेट कर रहा है। वहीं पर ये जो आपका log a है पॉजिटिव साइन, ये यहाँ पे पॉजिटिव 6 के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपका जो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए आप क्या करोगे। इसमें बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकती, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आधा आधा तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आगे का भी मैं बता ही देती हूँ, ठीक है। log a, आई होप ये इंक आपको विजिबल है, log a इज इक्वल टू 6, ये आप रिलेट कर सकते हो, राइट। तो इसका मतलब a विल बी इक्वल टू 10 पावर 6, बराबर। तो a विल बी इक्वल टू 10 पावर 6 सेकेंड इनवर्स। दूसरा आपको दिया हुआ है, दूसरा है e a अपॉन 2.303, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पहले तो बाइफरकेट कर लेती हूँ, ठीक है। 2.303 आर टी, ठीक है, इट इज इक्वल टू 2000 अपॉन टी। तो आप देखो टी टी कैंसल्ड, ठीक है। अब इसको आप अगर रिलेट करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। 2000 इंटू 2.303 आर, आप नाचते नाचते ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बस धमाल, आसानी से ये सॉल्व कर लोगे आप, है ना। तो ई की वैल्यू जो आपको फाइनली मिलेगी ये होगा 38.3 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें ए का आपको वैल्यू डायरेक्टली मिल गया 10 पावर 6 सेकेंड इनवर्स,
सेकेंड इनवर्स, और वहीं पर आपको ई की भी वैल्यू मिल गई 38.3 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट करते जाइए कि आपको समझ आ रहा है नहीं है। वो है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का प्लॉट्स आपको दिया हुआ है, और अर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से इन तीनों में से, चारों में से कौन सा प्लॉट सही है ये आपको बताना है। तो इसको स्टूडेंट्स बहुत दिमाग से काम करना है, इसमें बहुत सिंपल है बट ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इक्वेशन ही ट्रिकी है। तो ये a इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी आपका ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि हमने t को किया है डिक्रीज, तो आपका ये जो इक्वेशन है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a होल अपॉन ई रेस टू ई ए अपॉन आर टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर कौन है, ये, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसको आप न्यूमरेटर में लोगे तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये जो पूरा का पूरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इट मीन्स कि अगर आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आपका k भी इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आपका k भी इंक्रीज हो रहा है। इट डिनोट्स कि अगर आपका k जो है इंक्रीज करना है तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये थ्योरेटिकल था तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे आपको सॉल्व करना है तो प्लीज बी अवेयर, आपको सॉल्व करने के लिए मैं टाइम दूंगी, आपको सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे हम जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल है, इधर ध्यान दीजिएगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर in the reaction, that is R giving P was measured, ठीक है, यानी आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे आपने आर का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट किया हुआ है, एंड द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन। तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये आपको निकालना है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप देखोगे बहुत आसान है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, प्लीज इसको सॉल्व करो, बहुत 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 इजी है। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको सिंपल सी चीज है कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने या घटने से क्या आपके रेट में चेंज आ रहा है, आप ये चेक कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखते हो तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ स्लोली डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे स्लोली ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या आपका रेट भी डिक्रीज हो रहा है, ये आपको चेक करना है। और इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ी सी मेहनत है, आप कर सकते हो, ठीक है। सी, अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। इनफ टाइम दिया है मैंने आपको, आपने कमेंट नहीं किया, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेट का जो इक्वेशन था, ठीक है, इसको एक काम करते हैं हम लोग, रेट लिख लेते हैं, बिकॉज रेट 1 फर्स्ट रेट निकाल रही हूँ, बिकॉज रिएक्टेंट के लिए भी हम कैपिटल आर यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा था कि जो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट वो हम लोग माइनस में लेते हैं। क्लियर? तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ये हमारा, ठीक है, हमको dt मिलेगा। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करते हो फॉर दी फर्स्ट टर्म आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है इसको मैंने ले लिया, तो ये हो जाएगा चेंज इन रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.75 माइनस 1, ये आपका होगा फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे में 0.05 यही आपका टाइम में चेंज है, इससे ज्यादा कोई तो चेंज नहीं आएगा, 0 माइनस करोगे तो वही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आया, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आ रहा है 0.25 अपॉन 0.05, तो आपको जो रेट मिल रहा है दैट रेट इज इक्वल टू 5। तो ये फर्स्ट रेट हो गया, फर्स्ट रेट यानी विथ रिस्पेक्ट टू दिस मच चेंज। सेकेंड रेट आप निकालो, दो ही निकालना है, दो से ज्यादा नहीं निकालना है, इतनी भी मेहनत नहीं करनी आपको, ठीक है। आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन घट गया है, सेकेंड रेट यहां से यहां तक का हम ले रहे हैं, तो जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, माइनस ऑफ सॉरी
not this, 0.40 minus 0.75। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, आपको वो चेक करना है। 0 पॉइंट, अभी सीधी बात है, 0.12 माइनस 0.05 है आपके पास, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा, आएगा 0.35 अपॉन 0.07। क्लियर। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अगेन आपको मिलेगा 5। तो आप देखिए यहां से यहां तक कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ है, देर इज अ चेंज, सी यू कैन सी द चेंज, चेंज हुआ है। फिर उसके बाद यहां से यहां तक भी चेंज हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ है स्टूडेंट्स, बट देर इज नो चेंज इन रेट, देर इज no no change in rate, and if there is no change in rate, that means कि concentration of reactant is not affecting rate, ठीक है, और the rate of reaction ये affect नहीं कर रहा है concentration of reaction reactant, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट जब भी ऐसा हो कि रिएक्टेंट रेट को अफेक्ट नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये ऐसे टाइप के रिएक्शन हो जाते हैं जीरो ऑर्डर। क्लियर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड, अब ये एक अलग क्वेश्चन है अभी तक में, ठीक है। न्यूट्रॉन्स एमिटेड अंडरगोज कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, टू फॉर्म दिस एंड दिस, ठीक है। देखो इसका यानी यूरेनियम का आपका जो है न्यूक्लियर बोम्बार्डमेंट किया जा रहा है विद हेल्प ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है। अब इस न्यूक्लियर बोम्बार्डमेंट से हमको जो मिल रहा है वो है एक्सी, दैट इज जेनॉन, एंड एसआर, ये हमको दो चीजें मिल रही हैं। कुछ करना नहीं है इसमें, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स से हो रहा है, ठीक है, देयर इज नो प्रोटॉन, तो आपको विद हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। तो ये देखिए सबसे पहले तो आपको इसका रिएक्शन फॉर्मुलेट करना होगा कि ये न्यूक्लियर बोम्बार्डमेंट हो कैसे रहा है। ये मेरा यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और जिसका मास नंबर है 235। इसमें हम कुछ तो ऐड कर रहे हैं और वो कुछ तो क्या है, न्यूट्रॉन, जिसका मास नंबर होता है 1, बट देर इज नो एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। नाउ कहा गया है कि इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू xenon, ठीक है, which is having atomic number 54 and mass number 142, ठीक है। प्लस प्लस आपका जो एसआर है ये हो रहा है 38, इसका एटॉमिक नंबर है और इसका मास नंबर है 90। तो आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंडर देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड, कितने न्यूट्रॉन्स आपने एमिट किए हुए हैं इस इक्वेशन में, वही तो निकालना है इज, ठीक है, वही निकालना है आपको, ठीक, कितने न्यूट्रॉन्स एमिट हुए हैं एक न्यूक्लियर बोम्बार्डमेंट की वजह से, ठीक है। देखो सीधी बात है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो है मास नंबर है 235, ठीक है, यहाँ पर आपका मास नंबर है 142 और यहाँ पर आपका मास नंबर है 90। जरा आप 142 को 90 से ऐड करिए 232, अगर ये 232 आया है तो आपको देखिए यहाँ से कितने 235 में से 232 निकाल दीजिए, कितने न्यूट्रॉन्स बच रहे हैं, तो ये आपका 3 न्यूट्रॉन जो है निकला है। क्लियर है, 3 न्यूट्रॉन इसमें से निकला है, एमिट हुआ है। क्लियर। नाउ दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। सी bombardment of aluminium by alpha particle leads to its artificial disintegration। जो आपका bombardment हुआ है पहला है, this is first one and this is the second one, ठीक है। आपका जो न्यूक्लियर बोम्बार्डमेंट हुआ है अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल जब भी वर्ड यूज हो जाए तो ये हो जाएगा He2, ठीक है, He2। नाउ यहाँ पे आपके पास है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के बोम्बार्डमेंट से आर्टिफिशियल, ये एक मिनट, He2 नॉट प्लस, हाँ, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन हुआ है इनटू टू रेज, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड।
सो प्रोडक्ट आपको दिया है एक्स वाई जेड, ये जो एक्स है ये आपको निकालना है, ये जो y है ये निकालना है, और ये जो z है ये निकालना है कि ये है क्या। अगर स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको अगेन मैं कह रही हूँ बहुत मेहनत नहीं है, एंड आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए पहला रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस He। एल्यूमिनियम है हमारा 13 एटॉमिक नंबर एंड 27 इसका मास नंबर, He है 2 और इसका मास नंबर है 4। ठीक है, इट इज गिविंग सिलिकॉन Si, ठीक है, जो कि है आपका 14 एंड 30। ठीक है, तो आपको पूछा है x कितना है। देखो जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यू रिमेंबर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इट इज 15, और ये जो मिला है ये आपको मिला है 14, बराबर। ये आपको 14 मिला है, इसका मतलब क्या है, इसमें से एक तो प्रोटॉन निकला होगा, एंड दैट इज नथिंग बट x। तो आप ये कह सकते हो कि x क्या है, प्रोटॉन है, बराबर, क्योंकि बाकी चीजें तो क्लियर है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, यहाँ 27 और यहाँ से 3 गया तो आपका आ गया 30, और एक जो है वो प्रोटॉन ही था, इसीलिए आपका आया ये एक प्रोटॉन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका इक्वेशन है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से यानी कि अगेन आपका प्रोटॉन इधर पे ऐड होगा, अल्फा पार्टिकल यहाँ ऐड होगा, दैट इज 2 4 He अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एंड ये था आपका 13 एंड 27, एंड आपको मिल रहा है फॉस्फरस, ये आपका फर्स्ट एक्स का वैल्यू हो गया है, तो अभी हमको सेकेंड निकालना है ना, तो फॉस्फरस 30 प्लस प्लस वाई। अब देखिए y निकालना है, अगेन द सेम थिंग। अब देखोगे अरे यार प्रोटॉन तो हो गया, प्रोटॉन यहाँ पे 15 आ रहा है, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 15 है, तो आपका प्रोटॉन तो पूरा है। अब बचा क्या, देखिए 27 प्लस 4 इज 31, तो और जो मास नंबर होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 30 आ रहा है, तो इट मीन्स जो हमारा y है, y क्या है, y एक न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमारा मास नंबर बनता है, तो y हमारा क्या है, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन है फॉस्फरस जो कि 15 है एटॉमिक नंबर एंड 30 है इसका मास नंबर, एंड फॉस्फरस इटसेल्फ इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू सिलिकॉन प्लस जेड। आप देखो यहाँ पर ये है 14 एंड 30, तो ये है 15 प्लस 0, यानी कि जो आपका एटॉमिक नंबर है 15 और यहाँ पे है 14। ठीक है, तो 15 प्लस 0 यानी कि वहां और कोई चीज हमारा बोम्बार्डमेंट नहीं हो रहा, मतलब जैसे बाकी में He हुआ है इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट डिसइंटीग्रेशन है फॉस्फरस का इनटू सिलिकॉन। ठीक है, तो ये आपको दे रहा है 14 प्लस जेड। अब देखो 14 किसका है, सिलिकॉन का, और जेड आपको यहाँ पे दे रखा है ना, तो ये चीज दे रखी है। तो आप ध्यान दीजिए कि इसका जो ये 30 है ना, 30, ये 30 यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है, इट मीन्स आपका प्रोटॉन पूरा है, प्रोटॉन में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन प्रोटॉन की जगह प्रोटॉन से डिसइंटीग्रेट होके निकला है पॉजिट्रॉन। अगर आप देखोगे तो ये पॉजिट्रॉन, क्योंकि देखो मास नंबर 0 चेंज, 30 का 30 है तो 30 माइनस 30 0 ही रहने वाला है, लेकिन 15 माइनस 1 इज 15 माइनस 14 इज 1, यानी कि आपको मिल रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, चलेगा ना आपको, यहाँ पे सी Z जो आपको मिल रहा है मास नंबर 0 बट उसका एटॉमिक नंबर 1 आ रहा है, इट मीन्स कि ऐसा तो कोई सब्सटेंस नहीं है ना इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन ना न्यूट्रॉन, तो तीसरा सब्सटेंस जिसके पास मास नंबर 0 होता है बट एटॉमिक नंबर 1 होता है वो है पॉजिट्रॉन। क्लियर है, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें स्टूडेंट्स है वो है ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। क्लियर है, तो x की वैल्यू है प्रोटॉन, y की वैल्यू है न्यूट्रॉन एंड z की वैल्यू है आपका पॉजिट्रॉन। ठीक है, क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सी आपको उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो इसी हिसाब से मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगर नहीं समझ रहे तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए
कि आपको चीजें नहीं समझी हैं या समझी हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए नया क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है N2O5 जो कन्वर्ट हो रहा है इनटू 4NO2 एंड O2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो 101% आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है। कौन कौन सा, नॉट वन, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन ट्रू या फॉल्स में है। आपको ट्रू एंड फॉल्स, ये क्वेश्चन शायद आधा रह गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कौन सा जैसे ऑप्शन ए ट्रू है, बी ट्रू है, सी ट्रू है या डी ट्रू है, इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स, ये आपको बताना, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखिए पहला है ऑप्शन ए, देखो concentration of reactant decreases exponentially with time. Yes, concentration of reactant definitely decreases with time, ये तो आपको पता है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये ट्रू होगा, ठीक है। दूसरा है half life of the reaction decreases with increasing temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर, देखो इसका सिंपल मतलब क्या है, आपका जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो रहा है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है ना, बहुत जल्दी डिग्रेड हो गया, तो ये भी आपका ट्रू हुआ, ठीक है। सी देखिए, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास दिया हुआ है हाफ लाइफ का फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। अब यहाँ पे आपको कहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है इस फॉर्मूला में, नहीं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है हाफ लाइफ, क्लियर। तो ये इक्वेशन आप, ये जो आपका ऑप्शन है ये हुआ फॉल्स। आगे नेक्स्ट है, द रिएक्शन प्रोसीड्स 99.6% कंप्लीशन इन 8th हाफ लाइफ ड्यूरेशन। ये आप सॉल्व करिए, देखिए बहुत सिंपल है, यू हैव 5 सेकेंड्स, बहुत आसान है, इसको सॉल्व करिए, 8th हाफ लाइफ तक पहुंचिए। आपको हमने पिछले लेक्चर में मैंने ना स्टूडेंट्स आपको बताया था कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अलग अलग 8 साइकिल्स तक आप पहुंच सकते हो, हाफ लाइफ साइकिल्स तक पहुंच सकते हो। मैं फिर से अब आपको बता ही देती हूँ, बहुत इजी है, इतना कुछ इसमें टेंशन लेने का चीज नहीं है। मान लो कि मेरे पास कोई सब्सटेंस 100% या 100 ग्राम है, ग्राम में कंसिडर करते हैं, स्टोइकियोमेट्री में तो हम परसेंट को सीधा ग्राम में लिखते हैं ना, तो वैसे हमने 100 ग्राम ले लिया। तो 100 ग्राम का जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगा, फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट टी हाफ जो होगा 100 ग्राम का, 100 ग्राम को 50 में कन्वर्ट करेगा, आधा करना है ना हमें, तो 50 में कन्वर्ट करेगा। फिर हम पहुंचेंगे नेक्स्ट सेकेंड हाफ लाइफ पे, सेकेंड हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ क्या करेगा, 50 को 25 में कन्वर्ट करेगा। फिर हम पहुंचेंगे थर्ड हाफ लाइफ में, ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड हाफ लाइफ, जो क्या करेगा 12.5 में कन्वर्ट करेगा। फिर हमारा आएगा फोर्थ हाफ लाइफ, क्लियर। तो हमारा फोर्थ हाफ लाइफ क्या करेगा, फोर्थ हाफ लाइफ हमारा 12.5 को 6.25 में कन्वर्ट करेगा। अब ये हमारा करेगा फिफ्थ हाफ लाइफ, यानी कि ये हाफ लाइफ है, तो ये 6.25 को 3.125 में कन्वर्ट करेगा। फिर आएगा हमारा सिक्स हाफ लाइफ, ठीक है, ये हमारे सिक्स हाफ लाइफ को क्या करेगा, सिक्स हाफ लाइफ को हमारे क्या करेगा 3.125 से 1.5625 में कन्वर्ट करेगा। ये आएगा हमारा सेवेंथ हाफ लाइफ, क्लियर। सेवेंथ हाफ लाइफ से ये कन्वर्जन होगा 0.7825 में। फर्दर आप देखो इसमें एट्थ हाफ लाइफ, फाइनल हमारा एट्थ हाफ लाइफ आ गया, एट्थ हाफ लाइफ में ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू 0.390625, या इसको आप राउंड ऑफ कर दो तो ये हो जाएगा 0.4। मतलब आपका देखो सिर्फ इतना सब्सटेंस बचेगा एट्थ हाफ लाइफ के बाद, दिस इज द रिमेनिंग सब्सटेंस। अगर आप इसको पूरे ग्राम को अगर आप परसेंटेज में लिखते हो तो 0.4% जो है सब्सटेंस आपका रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 99.6% ऑफ द सब्सटेंस हैज बीन डिग्रेडेड। तो
रिएक्शन जो है हमारा 99.6% तक आगे कंप्लीशन पे बढ़ चुका है। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर हुआ है और अच्छी तरह से समझा हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और प्लीज कमेंट करते चलिए। आप लोग टाइमली कमेंट करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ा रहेगा और आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, वरना मैं डिमोरलाइज हो गई ना बच्चों तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगी, आप खुद ही सोचो, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको बोला है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन पे जा रहा है, यानी आपको बता दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, देन द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन कितना है, 1/8 एंड 1/10 of its initial concentration are T1/8 and T1/10, यानी कि सपोज 1 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, उसका 8th पोर्शन T1/8 पे कंप्लीट हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है, और T1/10 पे 1/10th पोर्शन जो है डिग्रेड हुआ है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर T1/8 एंड T1/2 इंटू 10, ये आपको फाइंड आउट करना है। एकदम शांति से आराम से इसके ऊपर सोचिए, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है, क्वेश्चन है सिंपल, जैसा मैंने बोला ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैंने कहा कि सपोज कर लीजिए कि ये आपका है 100 ग्राम सब्सटेंस है, कितना है, 100 ग्राम सब्सटेंस है, तो इसको 1/8 डिकम्पोज करना है। इसको क्या करना है, 100 को 8 से डिवाइड करो, तो जितना डिकम्पोजिशन हुआ, जितना सब्सटेंस बचेगा, रिमेनिंग जो सब्सटेंस होगा, ये सब्सटेंस तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, तो T 1/8 का टाइम। सेम वे में आपको 100/10 करोगे तो जितना टाइम आपको 100/10 करोगे तो जितना सब्सटेंस आपका बन रहा है, दैट इज वाई, इतना बनने के लिए कितना टाइम लगा, T1/10। ठीक है, और आपको इसी दोनों का, इन दोनों का ही रेशियो निकालना है और बताना है। ठीक है, फटाफट फटाफट सोचिए सोचिए, बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगेगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ, आसान है, सोचो सोचो सोचो। ठीक है, चलो बता देती हूँ मैं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे यार मैम हमसे ज्यादा काम करा रही है, लेकिन बेटा अगर आप नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। कहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है KT, एक्चुअली K इज इक्वल टू 2.303 को हमने लॉग लीनियर में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो KT को T हमने इस तरफ ले लिया है और यहाँ लिखा है लॉग लीनियर A0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A0/8 जो हमारा फर्स्ट के लिए आएगा, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 8 हो रहा है ना। ठीक है, हमने ये कंसिडर किया था, इट इज अज्यूम्ड, याद रखो ये यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि आपको 100 ग्राम है, तो ये अज्यूम्ड है, याद रखना ये। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 1/8 करने के लिए हमने ये इक्वेशन निकाला, ये निकलता है तो हमें पता चलता है कि देखिए T 1/8 हम लिख लेते हैं ताकि हमको आसान हो समझने में। ठीक है, तो ये जो है A0 कैंसल्ड, और हमको मिलेगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे के T 1/8 विल बी इक्वल टू लॉग लीनियर 8। क्लियर, ये आपको पहला इक्वेशन मिला। दूसरा के T 1/10 करने के लिए, के T 1/10, देखो के वगैरह जो है आसानी से ना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसको पहले ही सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है, एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, वो चीजें अपने आप कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, नाउ दूसरा है लॉग लीनियर A0 अपॉन A0/10, ये करने के लिए क्या होगा, A0 कैंसिल, बचा हमारे पास के T 1/10 इज इक्वल टू लॉग लीनियर ऑफ 10। क्लियर है, पक्का। तो आपको पहला इक्वेशन मिला ये, दूसरा इक्वेशन मिला ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम 1 फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड इक्वेशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड कर दोगे तो आपका के तो हो गया कैंसिल, और आएगा T1/8 अपॉन T1/10। ठीक है, नाउ ये आपका जो होगा लॉग लीनियर 8 बाय लॉग लीनियर 10। ठीक है,
जिसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको log टू द बेस 10। आप इसको log में कन्वर्ट करोगे तो होता है ना 2.303 एक्सेट्रा, ठीक है, तो वो हिसाब से आपका log टू द बेस 10 2 पावर 3, ठीक है, ये आपको 2 पावर 3 में मिलेगा। कैसे मिलेगा आप जरा सॉल्व करिए, आप अभी 12th क्रॉस कर चुके हैं, आप लोगों को ये आना चाहिए, क्लियर, ठीक है। log टू द बेस 10 2 पावर 3 आपको मिलेगा, और जो फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3 आ जाता है कांस्टेंट बाहर, log 2 की वैल्यू आती है 0.3 एंड हेंस द आंसर इज 0.9। तो आपको मिल गया ये चीज, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है नहीं ना, फाइन। तो आप देखिए हमको क्वेश्चन ये नहीं पूछा, हमको क्या पूछा है क्वेश्चन, ये पूरा जो हमने अभी फाइंड किया है ना बच्चों, ये जो पूरा फाइंड किया इंटू 10 ये आपको पूछा है, तो ये आपको फाइनली लिखना है, ठीक है, t1/8 अपॉन t1/10 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 9, क्लियर है। 0.9 को भी आप मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 9, तो आंसर विल बी 9, क्लियर, दिस इज योर आंसर, डन, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट प्लीज कमेंट समझ में आया है आपको या नहीं, ठीक है, कुछ है तो आप पूछिए, मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट, अभी देखिए ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसको 40 मिनट लग रहा है 30% डिकम्पोज होने के लिए, तो आप मुझे टी हाफ कैलकुलेट करके दो, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन भी बोलने लग गए हैं आजकल, कैलकुलेट टी हाफ। आई होप आप लोग को कलर विजिबल है, क्या है कि अभी नया नया मैंने सीखा है तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है ये हमारा पेन टैब यूज करने में, तो कलर चेंज करके भी लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी ट्राई करिए कुछ ऐसा करने का, ठीक है। तो हमको निकालना है यहाँ पे टी हाफ, ठीक है, और हमको क्या दिया है, हमको दिया है टी जब मेरा कोई सब्सटेंस 30% डिग्रेड हुआ, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको हम बॉक्स कर देते हैं ताकि ये साइड में रहे, हमको इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, और जरूरत है भी, चलो टी हाफ की हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं, ये क्या है 0.693, हमको कैलकुलेट करने बोला है ना टी हाफ, इसीलिए हम निकाल रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं इसमें कि यार इसमें तो मुझे के निकालना पड़ेगा, k इज इक्वल टू क्या 2.303 बाय टी इंटू लॉग ऑफ क्या, बोलिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी, क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, सी ये जो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ये है 100, और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है बच्चा लोग वो है 100-30। आप बोलोगे मैम 100 किधर लिखा है, अरे यार कम ऑन गाइज, यहाँ पे परसेंटेज यूज किया है, हम क्या करते हैं जब परसेंटेज बोल दिया तो सीधा 100 ग्राम पकड़ लेते हैं, तो हमने यहाँ पे कर लिया है क्या, हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पकड़ लिया है 100 और 30% डिग्रेड हो गया है ना, तो ये हो गया 30 माइनस किया, क्लियर। नाउ ये चीज आपको मिल गई तो k की वैल्यू निकालने में कितना वक्त लगेगा, बहुत ही आसान है, k मिल गया मुझे 2.303 बाई 40 log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 100 अपॉन 70, क्लियर। तो ये आपको मिल गया इक्वेशन, सारे सारे के सारे वैल्यूज हमें पता है, बस k तो निकालना है, निकाल लो, बहुत आसान है, k की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कैलकुलेट प्लीज, वेरी गुड, फटाफट कैलकुलेट करो, यू शुड एंड यू मस्ट। तो इजी हो गया, अभी तो ये चैप्टर बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है ना हमने, तो आंसर आपका आ रहा है 8.918, किस किस को आया है आंसर, कमेंट प्लीज इन, ठीक है, ये आपका हो गया 8.918 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, ठीक है, सो दिस इज योर आंसर फॉर के। अब करना ही क्या बचा, ही क्या आपको इस हाफ में आ जाना है तुरंत, और टी हाफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टी हाफ में के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ, नहीं तो बोलोगे मैम आप खिचड़ी कर देते हो, यार मैं खिचड़ी नहीं करती हूँ, वो हो जाता है, क्या करें आदत हो गई है ना ऐसी, ठीक है। तो 8.918 इंटू 10⁻³ और ये आपको आंसर आ गया क्या, फटाफट फटाफट कमेंट प्लीज, फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा आपको, तो आंसर आएगा 77.7, सी यू आर नॉट
फास्ट इनफ फॉर द एग्जाम, प्लीज बी क्विक, ठीक है। सो टी हाफ आपको मिला 77.7 मिनट्स। क्लियर? नाउ कीप द जोश अप। जो है डिकम्पोजिशन हो रहा है एजो आइसोप्रोपेन का हेक्सेन और नाइट्रोजन में। इसको थोड़ा ढंग से हम यहाँ लिख लेते हैं, एजो आइसोप्रोपेन, ठीक है, दिस इज योर एजो आइसोप्रोपेन गेटिंग कन्वर्टेड टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपका T0 पे प्रेशर कुछ तो होगा P0, ठीक है, और इसका होगा ऑब्वियसली 0 इनिशियल टाइम, ठीक है। ये मैंने इनिशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया एट 543 केल्विन। अब आपके पास है फॉलोइंग डेटा, क्या क्या है, तो ये प्रेशर से रिलेटेड है बच्चों, तो ये ध्यान देना कि प्रेशर से रिलेटेड डेटा है तो दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, ध्यान से काम करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, ठीक है। अब टीएफ कैन बी सी एज पर डेटा आप ले लो, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है, दोनों भी, ठीक है। अब आपको ये चीज जो है रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने को कहा है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है इसमें, बस सिंपल फॉर्मूला यूज करना है और सॉर्ट आउट करना है। क्लियर? तो ये आपका हो गया टीएफ। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड टीएफ के वजह से जो हमारा प्रेशर है वो डिक्रीज होगा टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। डिकम्पोजिशन हुआ है तो मैं इसको पीडी ले लेती हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ डिकम्पोजिशन हुआ है। तो जितना डिकम्पोजिशन होने के से प्रेशर रिड्यूस हुआ है उतना ही प्रेशर यहाँ पे दुगुना बढ़ेगा, क्योंकि दो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, याद रखिए, दो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा टीएफ पे, ठीक है, टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, वो तीनों का एडिशन होगा, तो ये आ जाएगा P0 माइनस PD प्लस PD प्लस PD। आप क्या देखोगे, ये माइनस ये प्लस कैंसल्ड और PT की वैल्यू मुझे मिल गई क्या, P0 प्लस PD। अच्छा, गिवन डेटा में P0 की वैल्यू आपको मिल रही है, PT की वैल्यू आपको अगर K1 लिया, फर्स्ट कंडीशन 360 लिया तो ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, लेकिन आपके पास PD की वैल्यू नहीं है। तो आप क्या करो, इस चीज को पहले तो PD के टर्म्स में लिख लो, PD विल बी इक्वल टू P0 आई मीन PT माइनस P0, ये चीज यहाँ गई तो माइनस हो गया। क्लियर? ये आपको मिलेगा। अब आप कौन सा इक्वेशन इसको यानी रेट कांस्टेंट निकालने के लिए लोगे, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है K will be equal to 2.303 by T log of initial pressure upon final pressure। अब इनिशियल प्रेशर अगर मैं यहाँ पे देखो, इसको मैं K1 निकालूंगी और इसको मैं K2 निकालूंगी, आगे आप समझ गए होंगे, करते जाइए सॉल्व, नया क्वेश्चन है इसके लिए मैं आपको ये सॉल्यूशन दे रही हूँ ताकि आगे आप कर सको। हालांकि ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है या आखिरी टाइप भी कह सकते हो, तो इसका मैं करके दे देती हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो इसी तरह से सॉल्व करिए, और अगर आपको आ रहा है तो आप फिर भी सॉल्व कर सकते हो। दिस इज फाइनल, हाँ, ठीक है। नाउ अगर आप K1 निकाल रहे हो बच्चों, तो K1 क्या होगा, 2.303, T कहा गया है मतलब K1 पे आएगा 360 बराबर लॉग ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पर जो P फाइनल है अगर आप देखोगे तो इसके और इसके वजह से है ना, तो 2 लिखना आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है P इनिशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इनिशियल की वैल्यू आएगी एट 360 सेकेंड्स 35 अपॉन P फाइनल की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 2 इंटू क्या, P टोटल माइनस P0। P टोटल क्या है हमारा एट 360, सी एट 360 हमारा P टोटल है 54, तो 54 माइनस 35। क्लियर? तो ये जो K1 की वैल्यू आएगी ना बच्चों, आपको ये आएगी, K1 की वैल्यू आपको मिलेगी 2.175 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। क्लियर? सेम वे में आप निकालोगे
सी यहाँ पे मैं इसको बाइफर्केशन कर देती हूँ, ठीक। सेम वे में आप K2 की वैल्यू निकालेंगे। K2 मैंने लिखा हुआ है, K2 हम क्या लेंगे 720, तो आ जाएगा हमारा 2.303 बाई 720 इंटू लॉग ऑफ क्या, बोलिए P0 आएगा आपको, P0 आएगा आपको 35। यस, P0 तो आपका इनिशियल टेम्परेचर ही रहेगा, इनिशियल प्रेशर ही रहेगा, लेकिन PT आपका जो है वो होगा 63 माइनस 35 twice because two gases are formed with same pressure, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो K2 की जो वैल्यू बच्चों आपको आएगी वो है 2.235 into 10 to the power -3 सेकेंड इनवर्स। अब आप ये ध्यान रखिएगा, जो K यानी हमको K1 और K2 नहीं निकालना है, हमको K निकालना है। ये K जो होगा ये होगा एवरेज ऑफ बोथ K1, तो ये हमारा K होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर आप ये एवरेज निकालते हैं बच्चों तो ये आपको मिलेगा 2.21 into 10 पावर -3 सेकेंड इनवर्स। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है पूछिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर है, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा जो MCQs फॉर केमिकल काइनेटिक्स है, ये हो गया है फिनिश्ड। क्लियर, ये हो गया है फिनिश्ड, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सी टू इट कि आपको उसका आंसर मिल जाए, ठीक है। और वक्त हो चला है बच्चों बाय बाय कहने का। अभी तक तो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, फटाफट से सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।